वो दोपहर की कोई भी बात याद नहीं करना चाहती थी, खास करके किस वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो अभी तक रीता की भी बातें भूल ही नहीं पाई थी। क्या पता रीता सच बोल रही हो और मिस्टर ओबराय का सच में उसके साथ कोई रिश्ता हो। शायद वो निखिल से नाराज भी थी। और फिर अभी थोड़ी देर पहले एक्साइटेड होकर जब उसने निखिल को चिक्स पर किस किया था, तो भी उसे रियलाइज हो गया था कि उसने फिर एक बार खुद को निखिल के सामने एम्ब्रेस कर लिया है। पर वो निखिल को ऐसा दिखाती कि उसने नोटिस ही नहीं किया। निखिल ने बाथरूम में जाने से पहले इशिका के कहे अकॉर्डिंग रूम की लाइट ऑफ कर दी थी। इशिका उसको बाथरूम में जाते देख एक राहत की सांस लेती है और उसकी ट्रिक ने सब संभाल लिया था। 10 मिनट बाद निखिल शावर लेने के बाद बाथरूम पहने बाथरूम के बाहर आता है। इशिका एक नज़र निखिल को देखती है। पता नहीं क्या उसके मन में आता है। वो कहती है, मिस्टर ओबराय, क्या आप मेरे साथ मूवी देखना पसंद करेंगे? निखिल के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया था और इशिका की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। दरअसल उसने इशिका की बात सुनी ही नहीं थी। वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। इशिका चिढ़ जाती है। क्या वो उसे इग्नोर कर रहे थे? इशिका को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो खुद से ही बड़बड़ाती है, हाँ हाँ, अब मेरी बात क्यों सुनेंगे वो? मुझे तो बस इग्नोर करना आता है उन्हें। अभी वो चुड़ैल रीता होती तो उसके सारे सवालों के जवाब निकल जाते इनके मुंह से। बस मेरे सामने बन रहे हैं जैसे रीता से कोई मतलब ही ना हो इनको। इशिका का मुंह बन जाता है। जानती नहीं हूँ क्या मैं? जरूरी है मन ही मन उसको पसंद करते हैं और शायद मेरा किस करना भी इन्हें पसंद नहीं आया होगा। इशिका बोलते बोलते चुप हो जाती है। हे भगवान जी, ये मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे क्या कुछ भी करें। इशिका जानबूझकर पॉपकॉर्न लाउडली चबाते हुए आवाज निकालकर खाने लगती है ताकि वो निखिल को इरिटेट कर सके। निखिल अपनी आंखें छोटी करके इशिका को घूरता है। इशिका को पता था, पर वो उसे इग्नोर करते हुए अभी भी उसी तरह मूवी देखने का नाटक कर रही थी। उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए वो रिमोट उठाती है और वॉल्यूम बढ़ा देती है। इस बार निखिल इरिटेट होते हुए सोफे पर से उठकर उसकी ओर आता है और उसके पास आकर वो रिमोट उसके हाथ से छीनता है और टीवी ऑफ कर देता है। आर यू डम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? निखिल ने इशिका को डांटा था। कभी कभी वो उसकी बचकानी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। एक इशिका थी और दूसरा उसका स्टूपिड भाई। इशिका भी उसी लहजे में कहती है, क्या आपको दिखाई नहीं देता? मैं मूवी देख रही हूँ। रिमोट मुझे वापस चाहिए, अभी की अभी। निखिल महसूस करता है कि इशिका उससे चिढ़ी हुई थी। उसे समझते देर नहीं लगती कि इशिका शायद रीता की बातों से अब भी अपसेट थी। निखिल खुद को यह सवाल करने से रोक नहीं पाया था, क्या तुम अभी भी उसी बात से अपसेट हो जो आज दोपहर में हुआ? इशिका, मैंने तुम्हें कितनी बार क्लियर किया है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। हम दोनों के बीच पास्ट में कभी भी कुछ भी नहीं था। आखिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं अपसेट नहीं हूँ। आखिर मैं होती कौन हूँ अपसेट होने वाली? ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता रियल है। मेरा कोई हक नहीं है आपसे नाराज होने का। सुन लिया आपने? नाउ गिव द ब्लडी रिमोट। इशिका भले ही बोल कुछ और रही थी, पर उसकी आवाज का रूखापन कुछ और ही बता रहा था। अपने इस तरह के व्यवहार का अंदाजा उसे खुद भी नहीं था, पर जो बातें रीता ने उससे कही थी कि वो उसके पति को उससे ज्यादा जानती है, एक शब्द ने इशिका को बहुत ज्यादा हर्ट किया था। कोई भी आकर निखिल पर अपना अधिकार जताएगा और वो क्या चुपचाप देखती रहेगी? इशिका गुस्से से बेड पर से उठकर निखिल के हाथ से रिमोट छीनने को होती है, पर निखिल उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। दोनों के बीच अब हवा तक की गुजरने की भी दूरी नहीं थी। इशिका अपने हाथ निखिल की चेस्ट पर रखकर उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर निखिल की पकड़ उसकी कमर पर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इशिका निखिल को घूरती है। निखिल कहता है, आर यू जेलस? इशिका के हाथ रुक जाते हैं जिससे वो निखिल को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। व्हाट? मैं क्यों जेलस होंगी? इशिका ने इस बार निखिल की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की थी। निखिल एक हाथ से इशिका के चेहरे से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गले में हाथ डालकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इशिका, झूठ मत बोलो। कम से कम मुझसे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखें देख कर पहचान सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो।
आई श्योर, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा। प्लीज बताओ मुझे। इसी का हिम्मत करते हुए फिर से कहती है। मिस्टर ओबराय, आई एम नॉट जेलस। आप गलत समझ रहे हैं। निखिल उसे अपने और ज्यादा करीब खींचते हुए कहता है, तो फिर यह क्या है जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ? बताओ मुझे। और ऑफिस में जो मैंने देखा वो क्या था? बर्दाश्त नहीं हुआ था ना जब रीता ने वो सब कहा था? इसी का चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता इस समय मैं क्या फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे पति हो। कोई और क्यों तुम पर अपना अधिकार जताएगा? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब वो बेशरम औरत तुम्हारे आसपास होती है। इशिका ने नोटिस नहीं किया था कि निखिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी थी। आप शुक्र मनाइए कि मैंने उस चुड़ैल को बड़ी आसानी से वहां से जाने दिया। मेरा बस चलता तो मैं उसके बाल नोच लेती, और आप भी कुछ कर भी नहीं पाते। निखिल एक गहरी सांस लेता है। इशिका की नज़र निखिल के चेहरे पर जाती है। वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर इशिका को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। क्या हुआ? मैं कोई जोक कह रही हूँ? आपको इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? ओह, तो अब मुझे समझ में आया। जरूर आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट उस चुड़ैल का नाम सुनकर आया है। निखिल धीरे से झुककर उसके कान में कहता है, मिसेस ओबराय, यू डोंट हैव टू बी जेलस। जैसा कि तुमने कहा, पति तो मैं तुम्हारा ही हूं ना। इतना कहकर निखिल उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर देता है। इशिका की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। आपने मुझे किस क्यों किया? इशिका हैरानी से निखिल को देख रही थी। निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे तुमने मुझे अभी थोड़ी देर पहले किया। अभिशाप बराबर। और मूवी अभी रहने दो। ये तुम तब देखना जब मैं काम ना करूं। अभी मुझे बहुत काम है। कहते हुए निखिल रिमोट लेकर फिर एक बार सोफे पर चला जाता है। इशिका भी चिढ़ते हुए उसके पास आती है। मिस्टर ओबराय, मुझे मेरा रिमोट वापस कीजिए। अब मुझे समझ में आया कि आप ऐसे क्यों हैं। वो सारी चीज़ें जो लोगों को खुशी देती हैं, वो तो आप करते ही नहीं। यू नो वॉट, इट्स फन टू वॉच ए मूवी। मेरा मूड हमेशा बेटर हो जाता है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए। यू फील बेटर टू। इशिका ने यह सब एक पप्पी की तरह निखिल की आंखों में देखते हुए कहा था। निखिल मुस्कुराता है और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर अपनी बगल में खींचकर बैठाता है। चलो मूवी देखते हैं। वैसे तुम कौन सा मूवी देख रही हो? हॉरर मूवी। इशिका एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आई थी और थोड़ी एक्साइटेड होते हुए बोली थी। हॉरर मूवी? निखिल अपनी आंखें छोटी करके इशिका को घूरता है। आर यू श्योर कि तुम हॉरर मूवी ही देखने वाली हो? इशिका भी निखिल को घूरते हुए कहती है, क्यों, आपको क्या लगता है मैं हॉरर मूवी नहीं देख सकती? मैं हमेशा हॉरर मूवी ही देखती हूँ। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ। इशिका मूवी दोबारा से प्ले कर देती है। निखिल कहता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे मूवी पसंद नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मुझे कभी टाइम नहीं मिला। इशिका कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि आप किसी और ही दुनिया से हो। कितने अलग हो आप। हर वो काम जिससे लोगों को खुशी मिलती है, आप उससे हमेशा दूर ही रहते हो। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या आप कभी खुश भी रहते हो? निखिल एक बार फिर इशिका को देखने लगता है। जब मैं बहुत छोटा था और माँ मेरे साथ थी, तो मैं अक्सर पढ़ाई के बाद जो समय बचता था उसमें बॉक्सिंग क्लासेस और स्विमिंग क्लासेस करता था। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो स्टडी के साथ साथ डैड को कंपनी देने लगा। तो क्या आपके डैड आपको कंपनी देने के लिए फोर्स करते थे? ऋषिका ने अपना अगला सवाल पूछ लिया। नहीं, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। एक्चुअली स्विमिंग और बॉक्सिंग मेरी हॉबीज थी और बिजनेस मेरा पैशन। फिर कुछ समय बाद डैड की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद मैंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कहीं ना कहीं उनकी इस तकलीफ की वजह मैं ही हूँ। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं ही हूँ। क्या मतलब? ऋषिका कंफ्यूज हो गई थी। इस बारे में मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। निखिल ने बात टाल दी थी। इन सब में जो मेरा सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था वो था निशिका शॉपिंग मॉल। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उससे मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। निशिका कहती है, ऐसा क्या है निशिका शॉपिंग मॉल में? निखिल इस बार चुप हो जाता है। आई प्रॉमिस, मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। इशिका थोड़ी क्यूरियस हो जाती है। क्यों? ऐसा भी क्या है कि आप मुझे बताना नहीं चाहते?
क्या उसे आपने किसी की याद में बनवाया है? हाँ, यही समझ लो। किसी बहुत खास के नाम पर बनाया है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं उसे इसके बारे में बता सकता हूँ, मैं बता दूंगा। पर जब तक मैं उसे नहीं बता देता, किसी और को भी नहीं बताऊंगा। इशिका फिर एक बार थोड़ी जेलसी फील करती है। ऐसा भी कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लाइफ में कोई और लड़की है और ये उसके बारे में मुझसे छुपा रहे हैं? मुझे क्या करना है? उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करें। किसी का पॉपकॉर्न का बकेट उसकी ओर बढ़ा देती है। क्या आप ये खाना पसंद करेंगे? निखिल एक मुट्ठी पॉपकॉर्न उठा लेता है और उसे खाते हुए मूवी देखने लगता है। इसी का बैटरी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। निखिल ने यह बात पहले ही नोटिस कर ली थी। वो 3-4 पिलो उठाता है और उसे सिका के पीछे सेट कर देता है। अब तुम रिलैक्स होकर मूवी देख सकती हो। इशिका के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। थैंक यू। वैसे आप इतने भी ज़्यादा खड़ूस नहीं हैं जितना मैं सोचती थी। उसकी आवाज़ सुनकर निखिल उसे घूरने लगता है। ये लड़की उसके मुंह पर ही ये बात कह रही थी कि वो उसे खड़ूस समझती थी। कोई कुछ भी कहे, पर ये इतनी भी ज़्यादा इनोसेंट नहीं है जितना लोगों को लगता है। मूवी देखते हुए दोनों ने एक साथ पॉपकॉर्न के बकेट में हाथ डाला। इशिका के हाथ जैसे ही निखिल के हाथ से टकराए तो वो अपने हाथ की ओर देखने लगती है और फिर निखिल के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, बस कीजिए। आप क्या मेरा पूरा पॉपकॉर्न ख़त्म करके दम लेंगे? मैंने इसे बस एक बार आपसे शेयर किया था। अब ये मेरा है। आई डोंट लाइक शेयरिंग माई फूड। इतना कहते हुए इशिका बकेट उसकी ओर से उठाकर अपनी दूसरी साइड में रख लेती है। निखिल अपना मुंह खोले उसको देखता ही रह जाता है। निखिल कहता है, इशिका, मैं सेब से कहकर और मंगवा दूंगा। इशिका अपनी आंखें छोटी करके निखिल को देखती है और फिर अपनी एक भौहें ऊपर करके उसे शक भरी नजरों से देखती है। पक्का ना? आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ना? निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, नो इशिका, मैं मंगा दूंगा, आई प्रॉमिस। इशिका इस बार पॉपकॉर्न दोनों के बीच रख देती है। ठीक है, फिर आप ले सकते हैं। इशिका निखिल दोनों बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे। आधा से ज़्यादा मूवी निकल चुकी थी। आज इशिका को हॉरर मूवी देखकर भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि निखिल उसकी बगल में था। और जब भी वो निखिल के साथ होती, पता नहीं क्यों, पर उसे किसी भी बात का डर नहीं होता। जैसे उसे इस बात का यकीन हो कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। बहुत देर तक बैठे रहने के कारण इशिका को अपनी पीठ में हल्की पेन महसूस होती है। वो अपना सिर पीछे सोफे पर झुकाते हुए निखिल को देखती है। निखिल अपने भाई से कितना अलग है। ही इज़ रियली ए जेंटलमैन। बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार के जैसे था वो, जिसे वो सिर्फ दूर से देख सकती थी, उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जता सकती थी। मिस्टर ओबराय, काश कि आप मुझे पहले मिले होते, शायद मैं कभी साहिल के जाल में फंसती ही नहीं। इशिका ने यह सब मन ही मन कहा था और अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। आज का दिन बहुत बड़ा था। क्या तुम सो गई? निखिल की आवाज़ इशिका के कानों में पड़ी थी, पर इशिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद ही इशिका को अपने चेहरे पर निखिल के हाथ फील होते हैं। वो उसके बालों को उसके चेहरे से किनारे करता है। यू नो व्हाट, तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर देती हो जो मैंने पहले कभी नहीं किया। तुम्हें नहीं पता, पर तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। निखिल की यह बात सुनकर ऋषिका का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था। आखिर निखिल के कहने का मतलब क्या था? वो उसके लिए स्पेशल कैसे थी? क्या ऐसा हो सकता है कि निखिल भी उसे लाइक करने लगा हो? यह मैं क्या सोच रही हूँ? निखिल भी मुझे लाइक करता होगा, क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही उसे पसंद करने लगी हूँ? इशिका का दिमाग खुद से ही हजारों सवाल कर रहा था, पर जवाब एक भी नहीं था उसके पास। निखिल टीवी का स्विच ऑफ करता है और झुककर इशिका को अपनी गोद में उठा लेता है। इशिका ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। निखिल उसे बेड पर लेटाकर उसे कंबल से कवर करता है और झुककर उसके फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। इशिका पूरी अंदर तक सिहर उठती है। निखिल के इस जेस्चर ने उसे अंदर से हिला दिया था। इशिका को फील होता है कि निखिल अभी वहाँ से गया नहीं था। वो थोड़ी देर उसके बगल में बैठकर उसको ऐसे ही निहारता रहता है, फिर एक पिलो लेकर सोफे की ओर बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद इशिका अपनी आंखें खोलती है। उसकी धड़कनें इस समय 100 की स्पीड से दौड़ रही थीं। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। प्लीज़ मिस्टर ओबराय, मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो
कि मुझे आपकी आदत लग जाए। फिर आपके जाने के बाद मैं क्या करूँगी? पहले ही एक बार मेरा दिल टूट चुका है। अब दोबारा अगर ऐसा हुआ तो आई श्योर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। इतनी ब्रेव नहीं हूँ मैं। आप भले ही इस स्टोरी के प्रिंस चार्ल में हो, पर मैं आपकी प्रिंसेस नहीं हूँ। इशिका को अब नींद कहाँ आने वाली थी। भले ही वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, पर उसकी आंखें रूम की सीलिंग को घूर रही थी। पर वो उस रूम में थी ही कहाँ। तभी इशिका का सेल फोन बजता है। इशिका होश में आती है और देखती है कॉल राहुल का था। वो तुरंत कॉल पिक करती है। बहुत दिनों से उसने राहुल से बात नहीं की थी। सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ था कि उसे कभी फुर्सत में उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। और फिर रिसेप्शन पार्टी में भी उसने उसे बुलाया था, पर राहुल वहाँ नहीं आया था। इसी का फोन को कान से लगाती है। हेलो। हे इसी। राहुल की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। इशिका को एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। राहुल, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। फोन की दूसरी ओर से राहुल की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। हाँ हाँ, आई एम ग्रेट। इनफैक्ट आई एम सेलिब्रेटिंग योर वेडिंग। राहुल ने एक बार फिर हंसते हुए कहा था, पर यह उसकी रियल हंसी नहीं थी। राहुल, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि मैं तुमसे आराम से कभी बात ही नहीं कर पाई। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? आई एम हैप्पी फॉर यू। सो हैप्पी। राहुल तो जैसे इशिका की बात ही नहीं सुन रहा था। वो अपने में ही बड़बड़ाए जा रहा था। राहुल, मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि इन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे साथ कैसे शेयर करूं। अपनी प्रॉब्लम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इशिका ने अपनी ओर से बातें क्लियर करने की कोशिश की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आभास हो गया था कि राहुल उससे नाराज़ है। और हो ना हो ये नाराज़गी इसी वजह से होगी क्योंकि उसे शादी की जानकारी बाकी लोगों की तरह ही सोशल मीडिया से ही पता चली थी, क्योंकि वो खुद तो रिसेप्शन पार्टी के दिन आया ही नहीं था। इट्स ओके इशिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि अब मैं तुम्हारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल की बातों में एक टोन छुपा हुआ था, और इशिका उसे कैसे नहीं समझ पाती। आखिर वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। तुमने कहा कि साहिल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, और अब तुमने उसके भाई निखिल से शादी कर लिया। ग्रेट। सारी इम्पोर्टेंस बस ओबराय ब्रदर के लिए क्यों है? मैं बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था ना तुम्हारी लाइफ में। राहुल उदास हो गया था। आई एम सॉरी राहुल, प्लीज ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में क्या जगह रखते हो। मैं कल कॉफी शॉप पर आती हूँ। हम बैठकर बातें करेंगे। नो नो, डोंट वरी अबाउट मी। मैं ठीक हूँ। एंजॉय योर मैरिड लाइफ। मैं बहुत रो चुका तुम्हारे लिए, राहुल ने टूटती आवाज में कहा था। व्हाट? एक समय के लिए इशिका की भी जुबान लड़खड़ा गई थी। राहुल, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? राहुल, क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? इशिका एकदम से परेशान हो गई थी। राहुल कहता है, नहीं, मैं ड्रंक नहीं हूँ। मैं बस बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा खुश। इशिका अपने बेड से अब तक खड़ी हो गई थी। राहुल, झूठ मत बोलो। तुमने ड्रिंक की हुई है। कहाँ हो तुम इस समय? राहुल अपनी आवाज़ को संभालते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर में घर चला जाऊँगा। इशिका गुस्से से कहती है, व्हाट? तुम ड्राइव कर रहे हो? राहुल, स्टॉप द कार और बताओ मुझे कहाँ हो तुम इस समय। राहुल कहता है, मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। इशिका गुस्से से कहती है, राहुल, मैंने कहा कार रोको। तभी इशिका को क्रैश की आवाज़ आती है। इशिका घबराते हुए, राहुल, राहुल, हेलो, हेलो राहुल, क्या तुम ठीक हो? और बदले में उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इशिका का हाथ उसके सेल फोन पर ढीला पड़ जाता है और फोन नीचे ज़मीन पर जा गिरता है। निखिल ने जब इशिका को घबराया हुआ फोन पर बात करते देखा था, तभी वो उसके पास आकर उसकी बगल में ही खड़ा हो गया था। वह परेशान होकर इशिका को देख रहा था। इशिका निखिल की ओर देखती है। मैंने उससे कहा था कि कार रोक दे, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। निखिल, वो ड्रंक था। मुझे क्रैश की आवाज़ सुनाई दी। वो ठीक तो होगा ना? इशिका रोते हुए बेड पर बैठ जाती है। निखिल उसको टेबल पर से पानी उठाकर देता है। इशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसू उसके गालों को भिगोते हुए नीचे गिर रहे थे। इशिका रोने लगती है। निखिल उसे अपने सीने से लगा लेता है। हे, रिलैक्स, शांत हो जाओ।
मैं पता करता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। निखिल इशिका का सेल फोन जो कि नीचे गिरा हुआ था उसे उठाकर उसी नंबर पर कॉल करता है। रिंग तो जा रही थी पर कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहा था। इशिका डरे हुए चेहरे से निखिल को देख रही थी। क्या हुआ? निखिल कहता है रिंग तो जा रही है पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। पर तुम टेंशन मत लो, मैं अपने सोर्सेज से पता लगाता हूँ। निखिल अपनी सेल फोन लेकर उस पर एक नंबर डायल कर देता है और कहता है हेलो, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ। 10 मिनट में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करके बताओ। करीब आधे घंटे बाद निखिल कार से इशिका को लेकर लोकेशन पर पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि राहुल की कार का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। निखिल उनसे एड्रेस पता करता है। राहुल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर इशिका और ज़्यादा घबरा गई थी। निखिल उसे कैसे भी करके संभालता है और लाकर कार में बैठाता है और फिर उसके आंसू अपने हाथ से पोंछते हुए कहता है इशिका शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे, बिलीव मी। इसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की ओर मोड़ देता है। हॉस्पिटल के बाहर आकर वो अपनी कार पार्क करता है और हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद रिसेप्शन पर राहुल का रूम नंबर पता करता है। फिर वो इशिका को लेकर वहां पहुंचता है। जब वे दोनों राहुल के वार्ड में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राहुल हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। उसके सर पर बैंडेज लगा हुआ था और इशिका साफ देख सकती थी कि उसके चेहरे पर भी बहुत से स्क्रैचेस लगे हुए थे। इशिका की आंखों में आंसू थे। वो उसकी बेड की बगल वाले स्टूल पर बैठे उसे देख रही थी। उसे पता था कि राहुल ड्रिंक नहीं करता, फिर आज उसने ड्रिंक क्यों किया था। इस बीच निखिल डॉक्टर से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से वार्ड में एंटर करता है। इशिका अपना सर घुमाकर एंट्रेंस की ओर देखती है। निखिल अंदर आता है। निखिल उसके कंधे पर हाथ रखता है। ठीक है वो। उसके सिर का स्कैन किया गया है और उसका रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है। जब वो यहाँ आया था तो अनकॉन्शियस नहीं था। फिर भी डॉक्टरों ने उसे आज रात के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है और बाकी सब ठीक है। उसे नींद की इंजेक्शन दे दी गई है। वो इस समय सो रहा है। इट्स प्रिटी लेट, डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ कोई एक ही इंसान रुक सकता है। मैं रहूंगी, इशिका राहुल के सिर को सहलाते हुए कहती है। निखिल एक नज़र इशिका के हाथों को देखता है। उसकी आंखों में ज्वेलसी थी। वो अपना गला साफ करते हुए कहता है मुझे लगता है हमें उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उसकी मॉम यहाँ नहीं रहती और उसके डैड की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। मैं उन्हें इतनी छोटी सी बात के लिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वे घबरा जाएंगे। ऐसा लगता है तुम इसे बहुत समय से जानती हो। निखिल के लहजे में एक टोन छुपा हुआ था पर इशिका उसे कहाँ समझने वाली थी। इशिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो स्माइल देखकर निखिल मन ही मन बहुत चिढ़ जाता है। एक तरह से हम दोनों साथ ही खेलते हुए बड़े हुए हैं। मेरे डैड अक्सर मुझे उसके डैड की कॉफ़ी शॉप पर ले जाया करते थे। हम भाई फ्रेंड बने। ओह, निखिल के मुंह से बस इतना ही निकलता है। थोड़ी देर बाद निखिल कहता है इशिका तुम थकी हुई लग रही हो। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ रुक जाता हूँ। विकी तुम्हें रिजॉर्ट ले जाएगा। वो बाहर ही खड़ा है। इशिका कहती है नहीं, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। आप रिजॉर्ट वापस चले जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। निखिल कहता है दैट्स ओके, तुम ज़्यादा देर तक मत जागना। निखिल थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा इशिका को देखता रहता है। इशिका की नज़रें एकटक राहुल पर बनी हुई थी। निखिल की मुट्ठियां गुस्से से भिज जाती हैं और वो तेजी से रूम से बाहर निकल जाता है। उसे अब नींद कहाँ आने वाली थी जो वो रिजॉर्ट जाकर सो पाता। दरवाजे पर खड़े विकी को इशिका का ध्यान रखने को बोलकर वो हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है पर कार स्टार्ट नहीं करता। राहुल को लेकर इशिका के मन में जो कंसर्न था वो निखिल को परेशान कर रहा था। मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त है पर तुम्हें रात भर यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा था ना कि मैं रुक जाता हूँ, पर ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। निखिल डिसअपॉइंटेड था। इधर इशिका राहुल के हाथ अपने हाथ में थामे अपना सिर बेड से टिका लेती है। थोड़ी देर बाद ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह राहुल की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि उसके बगल में इशिका उसके बेड पर सिर रखकर सो रही थी। वो अपना हाथ उसके कंधे तक ले जाकर उसे धीरे से हिलाता है। ए, तुम इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन में क्यों सो रही हो? इशिका अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि राहुल बेड पर बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इशिका जल्दी से उठकर बैठ जाती है
और गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, यू इडियट, तुमने मुझे डरा दिया था। राहुल मुस्कुराते हुए, सॉरी यार, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। मैं किसी और को भी हर्ट कर सकता था। तुम एक सेंसिबल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मुझे पता है तुम रेयर कंडीशन में ही ड्रिंक करते हो। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुमने कल रात ड्रिंक किया? राहुल कुछ नहीं कहता है और अपनी नजरें इशिका से फेर कर दूसरी ओर देखने लगता है। इशिका को बहुत अजीब लगता है। राहुल, क्या बात है, बताओ मुझे। कोई सीरियस बात है क्या? कुछ नहीं इशिका, कोई सीरियस बात नहीं है। इट्स जस्ट पर्सनल। इशिका कहती है, तुम्हारे और मेरे बीच कब से बातें पर्सनल होने लगी? राहुल, मुझे जानना है। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। एक्चुअली डैड की तबीयत थोड़ी ख़राब है। मैंने बस थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पी लिया था, जल्दी में, फ़िलहाल के लिए। राहुल के दिमाग में सिर्फ एक यही बहाना आया था। इशिका उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, डोंट वरी, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राहुल इशिका की आंखों में देखने लगता है। प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राहुल आगे बढ़कर इशिका को हक कर लेता है। इशिका अपनी मुट्ठी उसके कंधे पर टिका देती है। ठीक उसी समय निखिल डोर पर पहुंचता है। दरअसल वो कलरा रिजॉर्ट वापस गया ही नहीं था, बल्कि कार में ही उसे नींद आ गई थी। और जब उसकी नींद खुली थी, वो सीधा इशिका के पास आया था। पर दरवाजे पर आते ही उसकी नज़र एक दूसरे को हक कर रहे इशिका और राहुल पर पड़ती है। उसके कदम रुक जाते हैं। उसे फिर एक बार जलन महसूस होती है। निखिल जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज के साथ दरवाजा पूरा खोलता है और बाट के अंदर कदम रखता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर इशिका राहुल से अलग होती है और डोर की ओर देखती है तो पाती है कि दरवाजे पर निखिल खड़ा था। वो उसकी नज़रों का पीछा करती है। निखिल इस समय राहुल को घूर रहा था। एक मिनट, सिर्फ निखिल ही नहीं, राहुल भी निखिल को उन्हीं नज़रों से घूर रहा था। इशिका को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती है और कहती है, राहुल, ये निखिल, मतलब निखिल ओबराय, इन्होंने ही तुम्हारे इलाज की सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी की हैं। राहुल बेड पर से खड़ा होता है। थैंक यू मिस्टर ओबराय, मैं इशिका का बेस्ट फ्रेंड राहुल। कहते हुए राहुल अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। निखिल उसके चेहरे को घूरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हैंडशेक करते हुए कहता है, मैं इशिका का हस्बैंड। आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। शायद तुम इसलिए अपसेट हो, है ना? निखिल जैसे उसे टेस्ट कर रहा था कि आखिर राहुल के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा था कि शायद राहुल इशिका को लाइक करता है। एक्चुअली हम बस चीज़ों को थोड़ा प्रेस से सीक्रेट रखना चाहते थे। तुम्हें तो पता है, उन्हें बात का पतंगड़ बनाने की आदत है। और जब खबर निखिल ओबराय और इशिका मेहरा से रिलेटेड हो तो कुछ ज़्यादा ही। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे और इशिका की शादी के बीच कोई रुकावट बने। दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे को घूर रहे थे। इशिका को सिचुएशन थोड़ा अकवर्ड लगता है। निखिल, आप इतनी सुबह यहाँ? इशिका ने दोनों के बीच की इस कोल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए निखिल से अपना सवाल पूछ लिया था। मैं तुम्हें यहाँ से पिकअप करने आया हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। एक रात बहुत बड़ा था मेरे लिए, इसीलिए सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ गया। निखिल ने अब राहुल का हाथ छोड़ दिया था और इशिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा था। इशिका तो शॉक्ड रह जाती है। ये निखिल क्या बोल रहा था? कहीं इसने सुबह सुबह ड्रिंक तो नहीं कर ली? उसे राहुल के सामने निखिल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत शर्म भी आ रही थी। उसका गला ब्लश करने लगा था। मिस्टर खड़ूस ओबराय कभी नहीं सुधरेंगे। तो वहीं राहुल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे निखिल ने भी नोटिस किया था। आखिर उसने ऐसा उसे ट्रिगर करने के लिए ही तो कहा था। ऋषिका अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए कहती है, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरा मतलब, आप क्यों परेशान हुए? विक्की था ना यहाँ, वो मुझे ले आता। निखिल कहता है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आना चाहता था। मैं चाहता था कि अपनी वाइफ को मैं खुद ही पिकअप करूँ। मैंने डिस्चार्ज पेपर साइन कर दिए हैं और सारे पेमेंट भी क्लियर कर दिए हैं। चलो अब घर चलते हैं। और हाँ, तुम्हारे दोस्त को मेरा ड्राइवर घर छोड़ देगा, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर वो इशिका की बात सुने बिना उसका हाथ पकड़कर बाथरूम से बाहर ले आता है। इशिका उसे हैरानी से देख रही थी।
मिस्टर ओबराय, क्या कर रहे हैं आप? राहुल क्या सोचेगा? अभी तो मैं उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पाई थी। बात तो तुम बाद में भी कर सकती हो, पर मुझे लगता है कि अभी तुम्हें घर चलकर फ्रेश होना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, क्योंकि तुम चाहे जितनी भी देर भूखी रह लो, पर बेबी तुम्हारे लिए पूरा दिन भूखा नहीं रहेगा। इशिका चुप हो जाती है। उसे पता था कि निखिल सही कह रहा है, और उसे निखिल का यह जेस्चर बहुत पसंद भी आता है। वो उसके बच्चे की सच में बहुत परवाह करता था, और शायद उसकी भी। तभी वो कल रात की बातें याद करती है। तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। इशिका निखिल को देखने लगती है। मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे भूख लगी है। निखिल उसे कार में बैठा चुका था, और अब वो जाकर उसकी बगल में बैठ जाता है। मैं तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इशिका उसे घूरने लगती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे राहुल से ज़्यादा जानते हैं? हमें मिले अभी 2 महीने भी नहीं हुए। राहुल मेरा बचपन का दोस्त है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। निखिल इशिका से कहता है, मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा जानता हूँ। तुम्हें वाइट कलर बेहद पसंद है, और उस कलर की तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा ड्रेसेस हैं। तुम हमेशा सिंपल ड्रेस पहनना पसंद करती हो। जब सुबह तुम्हारी नींद खुलती है, तो तुम सबसे पहले सनराइज को देखना पसंद करती हो। पिज़्ज़ा तुम्हारा फेवरेट है, पर तुम्हारे डैडी की वजह से तुम कभी खा नहीं पाती। इसके अलावा तुम सैंडविच खाना पसंद करती हो। तुम शावर लेते समय गाना गाती हो। तुम्हें सोते समय बड़बड़ाने की आदत है, और जब भी तुम किसी से गुस्सा होती हो, तो बियर्ड फेशियल एक्सप्रेशन देती हो। निखिल कार रिसोर्ट के सामने आकर रोकता है, पर उसका बोलना अभी भी जारी था। तुम्हारे आज तक सिर्फ 2 दोस्त बने हैं। तुम्हारी स्कूलिंग टाइम पर एक फ्रेंड थी, और दूसरा वो इडियट। तुम ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करना पसंद नहीं करती। निखिल थोड़ा उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, तुम हर टाइम मुझे घूरती रहती हो। तुम्हें लगता है कि मैं नोटिस नहीं करता, बट बिलीव मी, एक तुम ही हो जिसे मैं नोटिस करता हूँ। निखिल अपनी ज्वेलसी में आकर कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। इशिका अचानक से उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। वो गहरी आंखों से उसे देख रही थी। क्या कहा निखिल ने कि वो उसे नोटिस करता है? नहीं नहीं, उसने कहा कि वो सिर्फ उसे ही नोटिस करता है। इशिका का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगता है। इशिका के मुंह पर हाथ रखने से निखिल को रियलाइज होता है कि उसने क्या कुछ इशिका के सामने बोल दिया है। तो वो अचानक से ही चुप हो जाता है, वरना अभी तक वो पता नहीं आगे क्या क्या कहने वाला था। इशिका अपना हाथ निखिल के मुंह पर से हटाती है। नो मिस्टर ओबराय, आपको मेरे बारे में इतना कुछ नोटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप भूल गए कि यह रिश्ता टेम्परेरी है, और हम सिर्फ एक लवली कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं? इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, इशिका इरिटेट होते हुए कार से बाहर निकलती है, और रिसॉर्ट के अंदर चली जाती है। दोनों एलिवेटर के अंदर जाते हैं। आई नो दिस रिलेशनशिप इज़ टेम्परेरी, वो एक्चुअली मैं बस चीज़ों को थोड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूँ। निखिल बिना इशिका की ओर देखे कहता है। इशिका कहती है, वही तो मिस्टर ओबराय, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ। आपको मेरे बारे में इतना कुछ नोटिस नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? निखिल अपने होंठ दांतों तले दबाते हुए अपना सिर धीरे से हिलाता है। यू आर राइट। ओके, मैं तुम्हें इवनिंग में मिलता हूँ। इशिका एलिवेटर से बाहर निकल कर चली जाती है, जबकि निखिल अभी उसके अंदर ही खड़ा था। उसे रियलाइज होता है कि रूम की तो उसके पास ही है। वो भी इशिका के पीछे जाता है। इशिका रूम की ओर बढ़ती है, तभी उसे ध्यान आता है कि उसने रूम की तो ली ही नहीं। वो पीछे मुड़ती है, निखिल से की लेने के लिए। निखिल पहले ही उसके पीछे खड़ा था, और की उसके हाथ में ही थी। इशिका उसके हाथ से की लेती है, और डोर को अनलॉक करने के बाद फिर वापस उसे लौटा देती है। निखिल एक नज़र इशिका को देखता है। तुम्हें मुझे कुछ भी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक बात, अगली बार से कभी भी तुम अपने फ्रेंड से मिलने अकेले नहीं जाओगी। निखिल का लहजा ठंडा हो गया था। व्हाट? भाई? इशिका कंफ्यूज थी। उसे निखिल की इस बात पर गुस्सा भी आया था। राहुल उसका दोस्त है, वो उससे अकेले क्यों नहीं मिल सकती थी? निखिल भी गुस्से से कहता है, क्योंकि मुझे वो इडियट बिल्कुल पसंद नहीं है। इशिका फिर कुछ कहने को होती है, पर मिस्टर ओबराय, निखिल उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, कहा ना, नहीं मतलब नहीं। आई डोंट लाइक हिम। इतना कहकर निखिल इशिका को घूरता हुआ वहां से वापस एलिवेटर में चला जाता है।
इशिका अपना मुंह खोले उसे अंदर जाते हुए देखती रह जाती है। इज ही जेलस? उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है। थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद इशिका रूम के अंदर आती है और देखती है कि टेबल पर उसके लिए पहले से ही ब्रेकफास्ट रखा गया था। थैंक गॉड कि इस बार उसके लिए सिर्फ फ्रूट सैलेड और कोकोनट जूस नहीं था। और भी बहुत सी डिशेस थी, पर वे सभी बहुत हेल्दी मालूम पड़ रही थी। इशिका उन्हें देखकर सरप्राइज हो गई थी, पर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। उसे ये बात फील होने लगा था कि निखिल सच में उसकी बहुत केयर करता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद इशिका ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि पूरी रात वो बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोई हुई थी, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। इशिका निखिल के होंठों को बेतहाशा चूमे जा रही थी। निखिल उसे अपनी गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठा देता है। इशिका निखिल की आंखों में देखते हुए अपनी पलकें झुका लेती है। निखिल उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर मिरर पर पिन करते हुए उसके बेहद करीब आकर उसके नेक को हल्के से चूम लेता है। इशिका की पूरी बॉडी में एक करंट सी दौड़ उठती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो निखिल के किस को फील कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून बिखरा हुआ था, जैसे उसके सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो गई हो और अब उसे किसी भी चीज का कोई गम ना हो। निखिल, इशिका के मुंह से एक धीमी लेकिन हल्की सी आवाज निकलती है। निखिल उसके गालों को सहलाता है। इशिका उसके गले में अपने हाथ डालकर फिर एक बार उसे किस करने लगती है। मिस्टर ओबराय, शायद मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया जैसा मैं आपके साथ होने पर फील करती हूँ। प्लीज़ मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे ना? बोलिए। इशिका ने अब निखिल के होठों को छोड़ दिया था और उसकी आंखों में देखने लगी थी। निखिल उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, कभी नहीं। तुम्हें खुद से दूर करके मैं जी पाऊंगा क्या? मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। इशिका को अपने फोrehead पर निखिल के होंठ महसूस होते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आंखें बंद हो जाती हैं। अगले ही पल उसके रूम का डोर ओपन होता है और रीता अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक सातिर हंसी थी। वो अपने पॉकेट से एक गन निकालती है। अगर निखिल मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो सीधा निखिल को शूट कर देती है। इशिका एक डरावनी चीख के साथ बिस्तर पर से उठ बैठती है। निखिल, उसकी सांसें इस समय बेहद तेज चल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस्टर ओबराय, नहीं। इशिका की आंखों से आंसू की जाने कितनी बूंदें उसके गालों को भिगोती हुई बिस्तर पर कहीं गुम हो गई थी। इशिका जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और दरवाजे की ओर भागती है। शायद उसने रियलाइज नहीं किया था कि उसने एक बुरा सपना देखा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, ठीक उसी समय निखिल रूम में एंटर करने वाला होता है और इशिका का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, इशिका, व्हाट हैपेंड? इशिका इस हालत में नहीं थी कि उसके सवालों का जवाब दे पाती। वो निखिल को ऊपर से नीचे चेक करने लगती है। मिस्टर ओबराय, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? इशिका कभी उसके चेहरे को छू कर देखती तो कभी उसके सीने को, जहाँ सपने में रीता ने उसे सूट किया था। इशिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? निखिल उसे ऐसे बिहेव करते देख परेशान हो गया था। इशिका उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। निखिल भी उसे कसकर पकड़ लेता है। रिलैक्स, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। सब ठीक है। निखिल उसे सीधा करने को होता है, पर इशिका उसे और कसकर पकड़ लेती है। मिस्टर ओबराय, वो वो रीता, वो बहुत बुरी है। निखिल के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। रीता? क्या वो यहाँ आई थी? उसने तुमसे कुछ कहा क्या? इस बदतमीज लड़की को तो मैं इस बार छोड़ने वाला नहीं हूँ। निखिल इशिका को लाकर बेड पर बैठाता है और उसे पानी देता है। पानी पीने के बाद इशिका शांत होती है। निखिल कहता है, बताओ मुझे क्या कहा उसने? इशिका कहती है, नहीं मिस्टर ओबराय, वो यहाँ नहीं आई थी। वो मैं सो रही थी। और इशिका ने इसके आगे कुछ नहीं बोला था, पर निखिल समझ गया था। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमने कोई बुरा सपना देखा? इशिका अपना सिर हाँ में हिला देती है। हालांकि वो थोड़ी देर पहले बहुत रोई थी। उसकी नाक लाल हो गई थी, फिर भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। निखिल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
अच्छा तो बताओ मुझे, क्या देखा तुमने सपने में? इसी का बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर अगले ही पल वो फिर से चुप हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने अपने सपने में क्या क्या देखा था। उसका चेहरा शर्म के मारे एकदम से लाल हो जाता है। क्या हुआ बताओ? निखिल दोबारा पूछता है। इसका उसकी नज़रें अवॉइड करते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने बस एक डरावना सपना देख लिया था। मैं डर गई थी। तुमने सपने में रीता को देखा था और तुम इतना डरी हुई क्यों थी? तुम मुझे ऊपर से नीचे चेकआउट कर रही थी। कहीं तुमने मुझे सपने में मरता हुआ तो नहीं देखा था ना? निखिल को क्या पता था कि वो जो बोल रहा है वो सच है। इसिका का चेहरा फिर से एक बार छोटा हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा क्यों घबरा गई थी। पर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो भी, जैसा कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा जब हम यहाँ वापस आए थे, कि यह रिश्ता रियल नहीं है और मुझे तुम्हें इतना नोटिस नहीं करना चाहिए, तो फिर तुम मेरे लिए इतना क्यों घबरा गई थी? निखिल ने इसिका की आंखों में झांकते हुए पूछा था, जैसे कि वो सच में अपने सवाल का जवाब जानना चाहता था। नहीं, मैं बस थोड़ा डर गई थी और मैं ऐसी ही हूँ। इसिका बेड पर से उठकर बाथरूम की ओर जाने लगती है। निखिल उसका हाथ पकड़कर खींचकर फिर से बेड पर बैठा देता है। झूठ किससे बोल रही हो इसिका? इसिका अपना हाथ छुड़ाती है। मिस्टर ओबराय, प्लीज छोड़िए मेरा हाथ। मुझे राहुल से भी मिलने जाना है। राहुल का नाम सुनते ही निखिल को एक बार फिर गुस्सा आ जाता है। वो हर काम जो निखिल उसे करने से मना करता था वो उसे जरूर करती थी। निखिल गुस्से से कहता है, जब मैंने एक बार बोल दिया कि तुम उस बेवकूफ़ से मिलने नहीं जाओगी, तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपको लगता है कि आप मुझ पर अपना ऑर्डर चला सकते हैं? वो मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। ही नीड्स मी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो सो कॉल्ड फ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम अकेले उससे मिलने जाओ। और फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इशिका भी गुस्से से कहती है, आखिर आप मुझसे चाहते क्या हो? मैं क्यों अपने दोस्त से नहीं मिल सकती? आप भी तो जाने कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो। रीता के साथ दूसरी कंट्रीज के विजिट पर भी जाते हो। मैंने आपको रोका नहीं ना? तो फिर आप भी मुझे मत रोको। मैं रीता के साथ सिर्फ मीटिंग के सिलसिले में जाता हूँ, छुट्टियाँ मनाने नहीं। समझी तुम? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं जाऊंगा आपसे, पर तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगी। इसी का इस समय बहुत इरिटेट लग रही थी। आप मुझे ऐसे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, समझिए आप? आपका कोई अधिकार नहीं है मुझ पर। निखिल इसिका का हाथ छोड़ देता है। वो हर्ट लग रहा था। बिना कुछ कहे वो रूम से बाहर निकल जाता है। इसिका को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। निखिल तो बस उसकी सेफ्टी के लिए फिक्रमंद था। वो बेड पर बैठ जाती है। आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, मुझे अपनी किसी भी इमोशन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं क्या फील कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही। शायद मैं आपको लाइक करने लगी हूँ, पर मैं जानती हूँ कि यह सब गलत है। आखिर मैं ऐसे सपने कैसे देख सकती हूँ? आप किसी प्योर लड़की को डिजर्व करते हैं। मुझे तो पहले ही साहिल ने गंदा कर दिया है। अगले दिन निखिल और ऋषिका की बहस के बाद ऋषिका राहुल से मिलने नहीं गई थी। सुबह जब निखिल की नींद खुली थी तो उसने इस बार ऋषिका को जगाने की कोई जहमत नहीं उठाई थी। उसने सेब को फ़ोन करके उसके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था और फिर रेडी होकर ऑफिस के लिए चला गया था। कुछ समय बाद ऋषिका भी रेडी होकर नीचे आती है। वो देखती है कि स्वरा और निखिल लॉबी में खड़े कुछ आर्गूमेंट कर रहे थे। ऋषिका उनके पास आकर रुकती है। व्हाट्स गोइंग ऑन यार? ऋषिका ने ऐसे ही पूछ लिया था। तुमसे मतलब? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। निखिल ने बड़े ही रूड तरीके से ऋषिका को जवाब दिया था। ऋषिका को उसके इतनी बुरी तरीके से बात करने पर बहुत बुरा लगता है, वो भी स्वरा के सामने। स्वरा भी आश्चर्य से निखिल को देखने लगती है। निखिल, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ऑफिस में जाकर खुद को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। तुम्हें कुछ होश नहीं है कि तुम किससे कैसे बात कर रहे हो। निखिल के चेहरे पर गुस्सा था। उसके हाथों में एक वाइट कलर का एनवेलप था, जिसे वो अपनी पॉकेट में रखते हुए बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। आई थिंक उस एनवेलप में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसका मूड खराब है और वे इतने गुस्से में है। इसका ने अंदाजा लगाया था। स्वरा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
स्वरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। इशिका कहती है, प्लीज मैम, बताइए ना। मैं जानती हूँ कि कुछ तो ऐसा है जो मेरे खड़ूस हस्बैंड मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वरा आश्चर्य से इशिका को देखने लगती है। क्या तुमने निखिल को अभी अभी खड़ूस कहा? सही है, सही है। तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। एक्चुअली वो ये डिजर्व करता है। इशिका बस स्माइल कर देती है। मैम प्लीज बताइए ना, उस एनवेलप में क्या था? स्वरा एक गहरी सांस लेती है। उसमें साहिल के फोटोग्राफ्स थे। लास्ट नाइट वो मुंबई के फेमस क्लब में पार्टी करते हुए एक लड़की को किस करते हुए पकड़ा गया था, और इसके बाद उसे एक रूम में भी उसी लड़की के साथ देखा गया था। ये सब सुनकर भी इशिका के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे, पर उसे ये बात जरूर याद आ गई थी कि साहिल ने किस तरह से उसका भी इस्तेमाल किया था, इसी तरह एक पार्टी में ले जाकर। स्वरा कहती है, वो एनवेलप तुम्हारे लिए आया था। उसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा था, पर निखिल ने उसे खोल दिया। क्या वो एनवेलप मेरे लिए आया था? इशिका को यह जानकर आश्चर्य हुआ था। ऐसा कौन है जो साहिल से रिलेटेड पिक्चर्स उसको भेज सकता है, और क्यों? स्वरा कहती है, यस, डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? कोई साहिल की प्राइवेट पिक्चर्स तुम्हें क्यों सेंड करेगा? इशिका शायद जानती थी कि पिक्चर्स उसे क्यों सेंड किए गए हैं, पर यह बात वो स्वरा को नहीं बता सकती थी। इशिका कहती है, पर मिस्टर ओबराय इतने गुस्से में क्यों थे? स्वरा मुस्कुराती है और उसके थोड़े पास आकर कहती है, तुम्हें नहीं पता क्यों? उसकी वाइफ को कोई इस तरह से पिक्चर्स भेज रहा है, उसे गुस्सा तो आएगा ही। दिमाग में उल्टी सीधी बातें भी घूम रही होंगी। इशिका कंफ्यूज थी। स्वरा उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, कितनी भोली हो तुम। ऑफ कोर्स तुम्हारा पति ज्वेलर्स है। इशिका आश्चर्य से स्वरा को देखती है। स्वरा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। क्या सच में स्वरा मैम ने जो कहा वैसा ही है? क्या सच में मिस्टर ओबराय ज्वेलर्स हैं, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ? इशिका का दिल फिर एक बार तेजी से धड़कने लगता है। नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। निखिल अपने केबिन में बैठा हुआ उस एनवलप को घोर रहा था। बहुत सोचने के बाद भी वो ये बात समझ नहीं पाया था कि आखिर ये एनवलप कोई इशिका को क्यों भेज रहा है, और इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल उठाकर बात करने लगता है। ठीक उसी समय इशिका उसके केबिन में एंटर करती है। वो देखती है कि निखिल कॉल पर बात कर रहा था। जैसे ही निखिल की नज़र इशिका पर पड़ती है, वो कॉल एंड कर देता है। वाट आर यू डूइंग हियर? उसकी आवाज़ में एक रूखापन था, जिसे इशिका ने भी नोट किया था। वो एनवेलप मेरे लिए आया है ना? इशिका ने डेस्क पर रखे एनवेलप की तरफ इशारा करते हुए कहा था। निखिल की मुट्ठियां बन जाती हैं और वो इशिका को घूरने लगता है। यस, तुम्हारे लिए ही आया था। उसकी आवाज़ रूड थी। इशिका कहती है, तो फिर आपने उसे खोला क्यों? मेरे लिए थी, मैं खुद खोल लेती। मैंने उसे ओपन नहीं किया। ये पहले ही बहुत अच्छे से सील्ड नहीं था, खुद ही ओपन हो गया। निखिल ना चाहते हुए भी उसके सवालों का जवाब दे देता है। इशिका कहती है, ठीक है, मुझे दीजिए। निखिल रूडली कहता है, मैंने इसे फाड़ दिया है। व्हाट? भाई, आपने उसे फाड़ क्यों दिया? इशिका आश्चर्य से निखिल को देख रही थी। निखिल कहता है, उसमें सिर्फ कुछ पिक्चर्स थी। साहिल किसी लड़की को किस कर रहा था, उसी की। क्या तुम सच में उसे देखना चाहती हो? क्या अभी तुम्हें उससे फर्क पड़ता है? क्या यह तुम्हारे लिए पेनफुल नहीं है कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, वो इतनी जल्दी तुम्हें भूलकर मूव ऑन कर चुका है? वो जिसे चाहे उसे डेट कर सकता है, इसी का बिना किसी भाव के कहती है। तो फिर तुम्हें वो पिक्चर्स क्यों देखना है? निखिल को जैसे इशिका की कई बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर किसे लगता है कि मुझे वो फोटोज देखकर हर्ट होगा। कोई मुझे वो फोटोग्राफ्स क्यों भेज रहा है? क्या तुम्हें सच में अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती? निखिल इशिका की आंखों में देखने लगता है। इशिका कहती है, यस, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर हिम। मैं उससे बहुत पहले का ही मूव ऑन कर चुकी हूँ। वो मेरी लाइफ में एक डरावना नाइटमेयर के अलावा और कुछ भी नहीं था। अपने आप से झूठ बोलना। इससे पहले कि निखिल अपनी बात पूरी करता, इशिका उसे बीच में ही काट देती है। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल रही, समझिए आप। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे अपने काम पर भी जाना है। इतना कहकर इशिका केबिन के बाहर जाने लगती है।
पर डोर पर जाते ही उसके कदम रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर कहती है, मिस्टर ओबराय, मेक श्योर कि अगर मेरे लिए कोई चीज़ आती है तो वो मेरे तक पहुँचे। इशिका अपने केबिन में चली जाती है। लंच टाइम। इशिका स्वरा के पास जाती है। मैम, क्या आप मेरे साथ लंच पर चलना पसंद करेंगी? स्वरा कहती है, ओह एक्चुअली मैंने अपना लंच पहले ही कर लिया है, बट आई कैन accompany यू। मुझे भी एक ब्रेक चाहिए। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों कैंटीन में एक टेबल पर बैठे हुए थे। इशिका ने अपना ऑर्डर दे दिया था। मैम, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स बेब, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैम, निखिल कभी अपनी फैमिली के बारे में बात क्यों नहीं करते? जैसे कि साहिल, उसकी मम, सब ऐसे अलग अलग क्यों रहते हैं? मतलब मुझे पता है कि उसके डैड का डाइवोर्स हो गया था साहिल की मम से, और उन्होंने उनके बिजनेस पार्टनर से शादी कर ली थी। पर अभी कहाँ है वो? मिस्टर ओबराय ऐसे क्यों है? इतने चुप चुप रहने वाले, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, और जब करते भी हैं तो इतना रूडली क्यों करते हैं? इशिका के मन में ये सारे सवाल बहुत पहले से चल रहे थे। स्वरा थोड़ी देर चुपचाप इशिका को देखती रहती है और फिर एक गहरी सांस लेती है। एक्चुअली साहिल की मॉम एक वेल नोन एक्ट्रेस थी। उस समय निखिल के डैड अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी एक्ट्रेस की तलाश में थे। उसी सिलसिले में साहिल की मॉम ने ओबराय कंपनी में कदम रखा। उसने देखा कि बलराज अकेले थे और उनका एक बेटा भी था, जो अपनी मॉम के जाने के बाद काफ़ी उदास रहने लगा था। उसने सोचा कि वो इस बात का फ़ायदा उठा सकती है, उसका करियर चमक सकता है। उसने धीरे धीरे करके निखिल को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। निखिल उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और उसने जिद करके अपने डैड को उससे शादी करने के लिए राजी कर ही लिया। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, फिर शादी के बाद धीरे धीरे उस औरत की बिहेवियर में चेंज आने शुरू हो गए। बात बात पर चिढ़ना, चीखना, चिल्लाना। निखिल के बचपन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगा। वो निखिल के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी। निखिल उस समय छोटा था। जिस प्यार की उम्मीद उसने उस औरत से की थी, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके साथ साथ मेंटली तौर पर भी उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। और बलराज, उन्होंने तो शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए की थी। स्वरा कहते कहते चुप हो जाती है। इशिका कहती है, फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद ही साहिल का भी जन्म हुआ, और उसके बाद से तो उस औरत के लिए सब उसका अपना बेटा साहिल ही था। निखिल के साथ जितना बुरा व्यवहार हो सके उतना बुरा बर्ताव करती थी। जब बलराज घर पर ना होते तो वो औरत निखिल को बहुत पीटती थी, उसे तरह तरह से टॉर्चर करती थी। नौकरों के होने के बावजूद भी वो उससे घर के सारे काम कराती थी, और निखिल टॉर्चर होने के डर से वो सारे काम चुपचाप कर भी देता था। निखिल को अब सबके साथ रहने से डर लगने लगा था। वो चुपचाप सा अकेले अकेले रहने लगा था। उसकी लाइफ जैसे एक अंधेरे में डूब गई थी। स्वरा थोड़ी देर के लिए चुप होती है। जब उसकी नज़र इशिका पर पड़ती है तो वो देखती है कि इशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। बहुत प्यार करती हो ना उससे? इशिका जैसे अचानक से होश में आई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि कब उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगती है। स्वरा उसका हाथ पकड़ लेती है। रिलैक्स बेब, आई कैन अंडरस्टैंड। हम जिससे प्यार करते हैं उसकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और तुम्हारी आंखों के आंसू इस बात के सबूत हैं कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। मुझे पूरा यकीन है कि उसने जो भी तकलीफ़ें अब तक सही हैं, तुम उन सारे घावों को भर दोगी। स्वरा आगे कहती है, एक दिन उस औरत ने बलराज की बिजनेस पार्टनर से शादी कर ली, क्योंकि वो बहुत अमीर था। फिर कुछ समय बाद उसने उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए उसकी हत्या करा दी और उसका इल्ज़ाम बलराज पर डाल दिया। निखिल बचपन से ही बहुत शार्प माइंडेड था और बहुत इंटेलिजेंट भी था। उस समय तक वो काफ़ी समझदार हो गया था। उसने सारे केस को खुद हैंडल कर रफा दफा किया और असली गुनहगार को सामने लाया। तब से वो औरत अब तक जेल की सलाखों के पीछे है। निखिल कभी ओबराय मेंशन नहीं जाता, क्योंकि उसकी वहाँ से बहुत डरावनी यादें जुड़ी हैं, और उसे ये भी लगता है कि अपने डैड की हर एक तकलीफ की वजह वो है। अगर उसने जिद करके उस औरत से उन्हें शादी करने के लिए ना मनाया होता तो वो औरत उसके डैड के साथ वो सब नहीं करती, उन्हें मेंटली टॉर्चर नहीं करती।
उसके बाद से बलराज की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। निखिल ने पूरा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया और तब से वो ऐसा ही है। वो ऐसा बचपन से नहीं था, उसे ऐसा बनाया गया था और उसके पीछे वही औरत है। सुकून की बात तो ये है कि वो अपने किए की सजा काट रही है। जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो, थोड़े बहुत इमोशंस उसके दिखने शुरू हुए हैं। जैसे शुरू शुरू में तुम्हारे साथ अक्सर उसकी बहस हो जाती थी। ये उसका पहला इमोशंस था जो मैंने फील किया था, वरना वो तो गुस्सा करना भी नहीं जानता था। एकदम कोल्ड बिहेवियर था उसका। फिर कई बार तुम्हारे साथ मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा है। मुझे यकीन है तुम्हारे साथ रहकर वो फिर से एक बार जीना सीख जाएगा। उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ, शायद इसीलिए वो आज तक लड़कियों से दूर रहा। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। पहली बार उसने किसी पर भरोसा किया है और वो तुम हो। सोना इशिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, इशिका मुझे पता है तुम बहुत प्योर हार्ट की हो, पर फिर भी एक बात तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगी। तुम वो पहली लड़की हो जिस पर उसने ट्रस्ट किया है, क्योंकि शायद वो ये बात जानता है कि तुम उसे कभी चीट नहीं करोगी, जैसे उसकी स्टेप मदर ने उसके डैड को किया था। वो सिर्फ बाहर से रूड बनता है, बट बिलीव मी, अंदर से वो बहुत इमोशनल है। एक छोटे बच्चे की तरह साफ दिल है उसका। प्लीज कभी उसे छोड़कर मत जाना। मैं फिर से एक बार वही निखिल नहीं देख सकती। इशिका के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां बैठी रहती है। हाँ, पर उसके दिल में एक उथल पुथल जरूर मची हुई थी। निखिल का दर्द उसे अपना लग रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।